ये कौन सा काम है जो उन्होंने किया था जो वैश्विक स्तर पर बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ से यह अपील करना चाहती हूँ कि वो हमारे गांव को एक टाउन एरिया बना दे, जैसे कि यहाँ पे भी ब्लॉक हों और भी कई सुविधाएं हों, और फिर यहाँ पे भी डिग्री कॉलेजेस बनवाए जाएं। प्रधानमंत्री जी से भी कुछ मांग लीजिए। हाँ, बोल। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से यह अपील करती हूँ कि हमारे कस्बे में भी एक बड़ा डाकघर हो और फिर यहाँ पे भी भारतीय स्टेट बैंक हो, जिससे कि हमारे अभिभावक या हमें कोई परेशानी ना हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, ये माना जाता है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के वो मजबूत स्तंभ हैं जिनके ऊपर हमारा भविष्य निर्भर है। बच्चों के अंदर वह क्षमता विकसित करनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बन सकें। वैसे तो बच्चों के अंदर बहुत सारी क्षमता होती है, उनका दिमाग बिल्कुल एकदम निर्मल होता है, लेकिन उनके अंदर उनकी प्रतिभा की पहचान, उनके अंदर वो जज्बा, उनके अंदर वो सक्रियता, वो राष्ट्र प्रेम, वो ईमानदारी, वो समर्पण, ये सारे भाव उनके अंदर प्रविष्ट करने चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता, इन सब की जिम्मेदारी है कि जो हमारे भारत के नौनिहाल हैं उनको हम एक समृद्ध परंपरा से जोड़ें और अपने देश के लिए उन्हें एक मजबूत स्तंभ की तरह तैयार करें। आज हमारे साथ एक ऐसे ही एक भारत का भविष्य बैठा हुआ है, एक बच्ची हमारे साथ है जिससे हम ये आज जानेंगे, उसके जीवन वृत्त के बारे में जानेंगे और बच्चों की क्या सोच है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, इस पर भी हम आज उस बच्ची से बातचीत करेंगे। जो उपस्थित हैं इनका नाम है अनुष्का निगम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल अनुष्का जी। मेरा नाम अनुष्का निगम है। मेरे पिता का नाम मिस्टर मनोज कुमार निगम है। मेरी माता का नाम मिसेस कुसुम देवी है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आरसी आइडियल पब्लिक स्कूल है। बहुत बढ़िया भाई, आपने जो है अनुष्का जी, आपने बड़ा अच्छा अपना परिचय दे दिया। हमने सोचा कि मैं जो है आपसे ये सवाल सब एक एक करके सवाल पूछूंगा, लेकिन आपने जो है संयुक्त रूप से आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। जो है आप कक्षा 9 में पढ़ती हैं, तो कक्षा 9 में आप पढ़ती हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ती हैं? अपने सब्जेक्टों को जानती हैं आप? जी। कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ती हैं, बताइए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और भी बहुत से सब्जेक्ट। बहुत से ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा जो है। अच्छा ये बताइए, हमारा देश हिंदुस्तान उसे कहा जाता है, हिंदी हमारी प्रमुख भाषा है, तो हिंदी भी ठीक से आप पढ़ती हैं कि खाली अंग्रेजी पे ही ध्यान देती हैं? नहीं, हिंदी भी पढ़ते हैं। हाँ, हिंदी हमारे देश की पहचान है, हिंदी हमारी पहचान है, इसलिए हिंदी भाषा को भी बिल्कुल उसी तरह से आपको पढ़ना है जैसे अन्य भाषाओं को आप पढ़ती हैं। अच्छा आप ये बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है? साइंस। तो विज्ञान आखिर क्यों आपको अच्छा लगता है, बताइए। विज्ञान में आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से विज्ञान आपको अच्छा लगता है? साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग। न्यूटन के बारे में आप क्या बता सकती हैं? न्यूटन एक वैज्ञानिक था जी, और न्यूटन का जो सिद्धांत है वो सब लोग पढ़ते हैं। कौन सा सिद्धांत है? न्यूटन जी ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल, जो कोई भी चीजें गिरती हैं तो वो नीचे ही गिरती हैं, नीचे गिरती हैं ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल। तो ये न्यूटन के ही दिमाग में आया ना? हाँ। कि कोई चीज कैसे आया, क्या है इसके पीछे कहानी जानती हैं?
क्या देखा था, कुछ कहानी इसकी जानते हैं? उन्होंने एक एप्पल ट्री से एप्पल गिरते हुए देख लिया था और फिर उनके दिमाग में आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है। वैसे तो पहले भी एप्पल नीचे ही गिरता था, मगर किसी ने उसे ऑब्जर्व नहीं किया था और न्यूटन जी ने इसे ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक थ्योरी दे दी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, आपने जो है बहुत सही आपने बताया। यानी विज्ञान जो चीज़ खोजता है वो चीज़ें हमारे आसपास रहती हैं, बस उन्हें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। हाँ। तो इसीलिए शायद आपको विज्ञान प्रिय भी है। भाई विज्ञान देखिए, जिज्ञासा जो होती है ना वो हमें प्रेरित करती है। जो डेवलपमेंट होता है ना किसी भी व्यवस्था का या किसी भी व्यक्ति का, जब तक उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तब तक वो लड़का कुछ नहीं जान पाएगा। तो जिज्ञासा होना ही विज्ञान के प्रति समर्पित होना है, विज्ञान के प्रति प्रेम करना है, विज्ञान से जुड़ा होना ही, ये जिज्ञासा ही हमें उससे जोड़ के रखती है। हर चीज़ों को जानने की उत्कंठा होती है। भारत के संविधान के बारे में आपको कुछ पता है? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स। संविधान में जितने भी नियम कानून होते हैं वो लिखित रूप में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। संविधान हमारे देश की व्यवस्था को चलाने का एक माध्यम है, एक ऐसी किताब है जिसमें हमारे देश की संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करने का एक एक सूत्र उसमें निर्धारित किया गया है, उसको उसमें लिख दिया गया है। हाँ। तो संविधान में मूल अधिकार भी जो है संविधान के द्वारा हमारे देश के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। तो मूल अधिकार के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपको पता है कि मूल अधिकार क्या होता है या कौन कौन से मूल अधिकार हैं? हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें संविधान ने दिया है और उनका कोई हनन नहीं कर सकता है। बिल्कुल, ये अधिकार हैं, ये ऐसे अधिकार हैं जो कोई छीन नहीं सकता है। अच्छा ये बताइए, संविधान में कितने, जो आपने बताया ना 6 जो है फंडामेंटल राइट है, तो कौन कौन से राइट हैं जरा सा हमको बताइए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा आपने बताया कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, तो समानता के अधिकार से तात्पर्य क्या है, आप क्या बताएंगे? किसी भी पर्सन को उसके रेस, कास्ट, सेक्स से उसे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, सभी को इक्वल राइट्स प्राप्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि सबसे अच्छा मूल अधिकार आपकी नज़र में कौन सा है, आप क्या बताएंगे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके नज़र में सबसे अच्छा अधिकार है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको अच्छा लगता है, तो संविधान में के तमाम सारे विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये सबसे अच्छा अधिकार, वो संविधान की मूल आत्मा इसे कहा जाता है। ऐसा इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या आप बताएंगे? इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा अधिकार है जिसमें लोगों को न्यायालय, मतलब कि उनके अगर इन 6 अधिकारों का हनन किया जाए तो उन्हें न्यायालय जाने का भी अधिकार है। अब आपसे मैं पूछूं अगर कि हमारा संविधान कब बना तो क्या आप बताएंगे? हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में ही बनकर रेडी हो गया था, मगर इसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, आपने इसका मतलब आपने अध्ययन किया है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। कुछ उपबंध उसी दिन लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 का जो दिन है उसको किस नाम से जाना जाता है, आप बताइए? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अच्छा अगर मैं इसी के साथ ये आपसे पूछ लूँ कि हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था तो आप क्या बताएंगे?
हमारा देश 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो 15 अगस्त के दिन को हमारे देश में जो है उसको किस रूप में मनाया जाता है? इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है जी। तो हमारे देश के ये 2 प्रमुख पर्व हो गए ना। राष्ट्रीय पर्व है। हाँ, ये राष्ट्रीय पर्व हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ, आपने तो राष्ट्रीय पर्व जो है बता दिया, हम लोग डिस्कशन कर लिए, लेकिन मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर है, और राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, तो क्या हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान तो आपको याद होगा नहीं? याद है, हो सकता है भूल जाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। राष्ट्रगान लेकिन याद होना चाहिए सबको। याद है। याद है तो सुनाइए। खड़े होंगे। हाँ, राष्ट्रगान खड़े होकर सुनाया जाता है, बिल्कुल। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। वाह, बहुत अच्छा। आपने जो है ये राष्ट्रगान जब भी होता है तो उसके सम्मान में हम सभी को जो है खड़ा होना पड़ता है जो है, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, तो हमें अपने राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ये ना है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसीलिए ड्यूटीज़ बनाई गई कि हम अपने अधिकारों की बात तो बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उन अधिकारों का पालन भी करना चाहिए। पालन, कुछ ड्यूटीज़ भी हैं ना हमारी, तो उस ड्यूटीज़ का निर्वहन हम करेंगे, ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे, तभी हम अपने अधिकारों की मांग और ज़ोर शोर से कर सकते हैं। अच्छा, ये तो रहा आपका, हमने टेस्ट ले लिया जो है, आपका जनरल नॉलेज भी टेस्ट ले लिया हमने, संविधान के प्रति आपका जो है की जानकारी भी आपकी मैंने साझा कर लिया, हमारे दर्शकों को पता चल गया। अच्छा ये बताइए कि भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है इस समय? श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाँ, अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ना? जी। आपका जो कस्बा है वो गोरखपुर ज़िले में है, आपका ज़िला गोरखपुर है। आपके ही ज़िले के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस समय, क्या नाम है मुख्यमंत्री जी का? श्रीमान योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो हमारे लिए गर्व का विषय है ना कि हमारे जिले का मुख्यमंत्री है। अच्छा ये बताइए, अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री बहुत सारे काम किए हैं, नोटबंदी की घोषणा किया था पता है? उसके बाद भी तमाम सारे कार्य किए, जैसे उज्ज्वला गैस योजना, उन्होंने जो है हर घरों में महिलाओं को उन्होंने चूल्हा दिया, गैस पर कहा कि अब खाना बनाइए आप लोग। धुआं लगता था, लकड़ी पर खाना महिलाएं बनाती थीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सारी महिलाएं जिनके पास गैस चूल्हे नहीं हैं उनको उन्होंने चूल्हा दिया। उसके बाद जनधन खाता, प्रधानमंत्री जनधन खाता उन्होंने खुलवाया था। आपने देखा होगा पहले बहुत सारे लोगों के बैंकों के खाते नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है एक अभियान चला करके खाता, सारे नागरिकों का खाता खुलवा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही जो है प्रधानमंत्री का एक और बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने एक काम किया, उसके बारे में यदि मैं जानना चाहूँ, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं, तो यदि मैं आपसे ये कहूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक और बहुत अच्छा कार्य किया था, जो शायद हो सकता हो आपको अच्छा लगता हो,
तो उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए, कौन सा काम है जो उन्होंने किया था जो वैश्विक स्तर पर बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत आभारी हूँ, मतलब स्वच्छता के प्रति जो संदेश दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जैसे हर घर को शौचालय दिया जी, 9-10 करोड़ शौचालय हमारे देश में बन गए, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि जो है, उसके प्रति एक दृष्टिकोण, एक नज़रिया लोगों का बदला और लोग साफ सफाई के प्रति अग्रसर हुए। जब प्रधानमंत्री जी इस देश की सत्ता संभाले थे तो तमाम हजारों गांवों में बिजली नहीं थी। हाँ। लेकिन आज जो है वो बिजली हर गांव में दिखती है। हाँ। तो आप जिस कस्बे में रहती हैं, एक बार और उस कस्बे का नाम बताइए आप। मैं मालनपार, ग्राम मालनपार में रहती हूँ। अच्छा, जिला कौन सा? जिला मेरा गोरखपुर है। और प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप रहती हैं। जी। तो एक बार और आपने अपने बारे में बता दिया ना। तो जैसे आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मालनपार कस्बे में आप रहते हैं। मालनपार अब तो गांव है कि कस्बा हो गया है? अभी मालनपार पहले बहुत छोटा गांव था, मगर अब बहुत बड़ा गांव हो गया है। तो कस्बा हो गया है, कस्बा हो गया है। तो अब कस्बे स्तर की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जी। जैसे मान लीजिए कि आपके मालनपार में शिक्षा की व्यवस्था, अगर हम कहें कि जो उच्च शिक्षा है, जैसे आपके यहाँ कोई डिग्री कॉलेज है कि नहीं मालनपार में? नहीं, हमारे मालनपार में सिर्फ एक इंटर कॉलेज है। हाँ, और उस मतलब डिग्री कॉलेज नहीं है, उसके नीचे के सारे विद्यालय हैं आपके यहाँ। जी। तो आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे कि वो आपके यहाँ आपका जो कस्बा है, उस कस्बा के लिए वो कौन कौन सी व्यवस्था करें? योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, क्या आप उनसे कहेंगे, क्या अपील करेंगे अपने मुख्यमंत्री जी से? मैं मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ से यह अपील करना चाहती हूँ कि वो हमारे गांव को एक टाउन एरिया बना दे, जैसे कि यहाँ पे भी ब्लॉक हो और भी कई सुविधाएं हों, और फिर यहाँ पे भी डिग्री कॉलेजेस बनवाए जाएं। बहुत अच्छा है, आपने जो है अपने मुख्यमंत्री जी से आपने डिमांड किया, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी अगर सुनेंगे तो ज़रूर जो है ये डिमांड आपकी पूरी हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। पूरे अपने गांव के लोगों के लिए आपने मांग लिया। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी से जो है आप कुछ मांगिए, नरेंद्र मोदी जी से, तो उनसे क्या मांगेंगी आप प्रधानमंत्री जी से? क्योंकि वो तो संपूर्ण देश के बिल्कुल मालिक हैं वो। तो जो केंद्र सरकार के जो प्रतिष्ठान हैं, उसके लिए आप प्रधानमंत्री जी से भी कुछ मांग लीजिए। हाँ, बोलो। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से यह अपील करती हूँ कि हमारे कस्बे में भी एक बड़ा डाकघर हो, और फिर यहाँ पे भी भारतीय स्टेट बैंक हो, जिससे कि हमारे अभिभावक या हमें कोई परेशानी ना हो। और भी तमाम सारे जो केंद्र सरकार के जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ हो जो है, ताकि तमाम सारी सुविधाएं हमें यहाँ मिलने लगा। तो आपने प्रधानमंत्री जी से भी अपील कर दिया, आपने अपने मुख्यमंत्री जी से भी अपील कर दिया। ये तो बहुत अच्छा आपने किया जो है, क्योंकि आप जो है ना, जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश के या किसी भी देश के वो भविष्य होते हैं। आप तो महिला हैं, आप एक लड़की हैं, बच्ची हैं, आप बड़ी होंगी ना जी, तो आप भी तो अच्छा काम करेंगे ना। तो आप ही बताइए कि आपके हमारे देश में तमाम सारे बड़े बड़े लीडर हैं, तमाम सारी महिला लीडर भी हैं, तो किसी महिला लीडर का नाम आप बता पाएंगे क्या? इंदिरा गांधी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, इंदिरा गांधी जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी हमारे देश की जो है जी। उनको एक बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता था। इस समय वर्तमान में मैं अगर कहूँ किसी महिला लीडर का नाम आप बता पाएंगे जो है अपने मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथ कोई ऐसी महिला? कैबिनेट मिनिस्टर हैं वित्त मंत्री निर्मला सीताराम। हाँ, सीतारमण। अच्छा, हाँ, निर्मला सीतारमण। बड़ा होकर के क्या बनना चाहेंगे आप, कुछ बता? आपने कभी सोचा अपने दिमाग में? नहीं, कभी नहीं सोचा? नहीं, कुछ तो सोचना चाहिए ना कि बड़े होकर के हम भी जो है। लेकिन चलिए, अभी तो आपके पास बहुत सारे जो है समय है अभी सोचने का, अभी आपको बढ़िया पढ़ाई करिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
दहेज प्रथा के बारे में आप कुछ जानती हैं? जी क्या बताइए, दहेज प्रथा क्या अच्छी चीज़ है? नहीं, दहेज प्रथा एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है, इसे खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब दहेज जो एक ऐसी बीमारी है, जी दहेज प्रथा, जिससे हमारे समाज की महिलाओं को इससे बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ती है और ये कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए। क्या कुछ बुजुर्गों के बारे में, हमारे जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग जो है, बूढ़े माँ बाप हैं, इनकी उपेक्षाएं हमारे यहाँ कुछ लोग करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हमें अपने बड़े बुजुर्गों का उपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो जिनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं या तो सड़क पे कहीं पे छोड़ देते हैं, मगर हमें उनका सम्मान करना चाहिए और आदर करना चाहिए, क्योंकि हम हैं तो वो हैं तो हम हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा अस्तित्व है आज, वो उनके कारण ही है। वो उन्हीं की वजह से है। हाँ। तो आप अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? जी। हमारे देश की जो जनसंख्या है ना, जो कहा जाता है कि हमारे भारत देश की जनसंख्या बहुत है। हाँ। तो जनसंख्या बहुत है तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जनसंख्या की वजह से हमारे सारे सिस्टम गड़बड़ हो जा रहे हैं। तो जनसंख्या एक ताकत बन जाए। जनसंख्या एक ताकत तभी बन सकता है जब यहाँ के लोग एक स्किल्ड होंगे, जैसे कि पढ़े लिखे होंगे, तो जैसे कि कुछ सोचें कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए। जैसे आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आप भाग्य को कितना महत्व देती हैं, तो आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं ना कि मेरे भाग्य में ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है, मैंने बड़ा कर्म किया, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें नहीं मिली। इसके बारे में कुछ आप कह सकती हैं? भाग्य कुछ नहीं होता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही पाएंगे। हाँ, तो कर्म के आधार पर ही हमारा भाग्य बनता है। जी। जैसे ये किसी व्यक्ति ने एक आती है ना, छोटी सी एक कथा है कि किसी व्यक्ति ने एक पान के दुकानदार से कहा कि ये बताइए कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? जैसे भाग्य तो है, भाग्य नहीं होता तो भाग्य जैसा शब्द नहीं होता। तो उस पान के दुकानदार ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि आप बैंक का लॉकर जानते हैं? बैंक का लॉकर आपने सुना होगा, सुनी है ना? आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा तो बताया, हो सकता है लॉकर में वो रखे हो तमाम सारे ज्वेलरी। तो लॉकर में 2 चाबी होती है, 2 चाबी होती है। आप अभी लॉकर नहीं देखी होंगी तो आप पता करिएगा। लॉकर में 2 चाबी होती है। एक चाबी बैंक मैनेजर के पास होती है और एक चाबी जिसके नाम से लॉकर होता है उसके पास होती है। तो उस पान के दुकानदार ने उत्तर, वो कह रहा है, वो उत्तर दे रहा है कर्म और भाग्य के बारे में। उसने कहा कि जो चाबी आपके पास होती है ना, वो कर्म की चाबी है, और जो चाबी बैंक मैनेजर के पास होती है वो भाग्य की चाबी है। तो जैसे आप अपनी चाबी लगाएंगे ना उसमें, तो वो उसी चाबी से वो नहीं खुलेगा लाकर, जब तक जो है वो बैंक मैनेजर वाली चाबी उसमें नहीं लगेगी। तो जानती हैं क्या है? उसने ये कहा कि जो हमारे पास चाबी होती है ना वो कर्म है, और जो बैंक मैनेजर के पास जो चाबी होती है ना वो भाग्य है। हम अपनी चाबी हमेशा लगा के देखते रहें, क्योंकि ना जाने बैंक मैनेजर अपनी चाबी लगाया हो, यानी हम अपनी चाबी अगर लगाए रहेंगे और बैंक मैनेजर जब चाबी लगाएगा तो लाकर खुल जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन रूपी लाकर में हमारी जो कर्म रूपी चाबी है ना, हमको हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी एक चाबी ईश्वर के पास होती है। तो हम जब कर्म करते रहेंगे तो हो सकता है कि ईश्वर हमारे लॉकर में अपनी भी चाबी लगा के रखा हो, तो भाग्य भी खुल जाएगी ना। तो इसलिए हमें अपनी कर्म रूपी चाबी हमेशा लगा के रखनी चाहिए, यानी हमेशा हमें सक्रिय रहना चाहिए। और जब हम सक्रिय रहेंगे तभी हमारी भाग्य हमारी साथ देगी, तभी ईश्वर हमारा साथ देगा और हम प्रगति करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपसे ये कहें कि कोई कहानी आप सुनाइए अपने, आप तो पढ़ती हैं ना अपने क्लास में जो है, तो कोई ऐसी कहानी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्रेरित करती हो, आप बता सकती हैं? कोई कहानी बताइए, जैसे मैंने एक छोटी सी कहानी आपको बताया। एक बूढ़ी औरत थी, उसे एक दिन पूछा गया
कि वो बहुत ही गरीब थी। एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत गरीब थी। उसे एक औरत ने पूछा भूख मीठी या भोजन। उस औरत ने कहा कि भूख मीठी होती है, क्योंकि भोजन तभी प्रिय लगता है जब भोजन तभी मीठा लगता है जब भूख लगी रहती है। अगर भूख ना लगी हो तब हम कितना भी खाना खाएं वो हमें अच्छा नहीं लगता। और फिर भूख लगे तब हम कोई भी भोजन रूखा सूखा भी खाएं तो वो हमें मीठा लगता है। इससे क्या सीख मिलती है बताइए? आपने तो एक कहानी बता दिया है। ये इस कहानी से सीख आखिर क्या मिलती है? कहानी से सीख मिलती है कि जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो करना चाहिए जी। पता चला कि आज आपको आवश्यकता है पढ़ाई की और आप घूम रही हैं जी। तो जिस चीज़ की आवश्यकता जिस समय हो उस समय वो कार्य करते रहना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी और कहानी मैं आपको सुना देता हूँ ताकि उस कहानी से भी ज्ञान होता है। एक कहानी है जिसमें ये कहा गया कि एक जंगल था, उस जंगल में आग लग गई। तो जब जंगल में आग लग गई तो उस जंगल के जितने भी जानवर थे सारे जानवर निकल के और तालाब से पानी ला करके उस जंगल पर आग को बुझाने में डालने लगे। हाथी अपने सूंड में पानी ले आती थी, बाज अपने पंख में ले आता था, मतलब जो जानवर जैसा था उस हिसाब से पानी ले आता था और सब जानवर आग बुझा रहे थे। एक छोटी सी गौरैया थी, वो भी अपने एक चोंच में पानी ले आती थी, 2-3 बूंद उसके चोंच में पानी आता था, वो भी ले आती थी और ऊपर से वो डाल देती थी। तो जब वो गौरैया पानी ले आती थी तो एक बाज रास्ते में आया, कहा कि ए गौरैया हट, तू इस रास्ते में क्या कर रही है, जो है तुम्हारे इस 1-2 बूंद पानी से जो है आग बुझ जाएगी। तो गौरैया ने उत्तर दिया, गौरैया ने कहा हाँ भैया, ये मैं भी जानती हूँ कि मेरे 1 या 2 बूंद या 3 बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ। जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, न कि आग लगाने वालों में। तो हमें जो है, हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं तो मुझसे ही पूरा सुधार हो जाएगा। नहीं, जब आप अच्छा कार्य करेंगी तो आपका नाम किस में आएगा? आपका नाम अच्छा कार्य करने वालों में आएगा। जैसे आपने प्रधानमंत्री से मांगा, आपने प्रधानमंत्री से कहा कि मेरे कस्बे में बड़ा डाकघर हो जाना चाहिए, मेरे कस्बे में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा हो जानी चाहिए। आपने मुख्यमंत्री से मांगा कि हमारे कस्बे में को आप जो है टाउन एरिया बना दीजिए, हमारे कस्बे में एक डिग्री कॉलेज खोल दीजिए। तो आपने मांगा तो ये माना जाएगा जब कभी इस पर कोई कार्य होगा तो आपका नाम किस में आएगा? अच्छा कार्य कराने वालों में। अनुष्का जी, आप बहुत आगे बढ़ें, अभी तो आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं और आपकी जो सोच है ना वो आपकी और विकसित होती रहे, खूब आगे बढ़ें, खूब बड़ी महिला बन जाएं, आप भी उस तरह से हो जाएं जैसे आपने इंदिरा गांधी का नाम लिया, आप निर्मला सीतारमण का आपने नाम लिया, आप उस तरह की एक शख्सियत बन जाएं तो हमें भी बहुत खुशी होगी। तो आप यहाँ आई, इसके लिए हमने भी आपसे कुछ सीखा ही, बच्चों से बड़े सीखते हैं। हाँ। आप जो है यहाँ आई, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आई, अपने अच्छी बातें किया, हमारे दर्शकों को अच्छी बात बताया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ आने का अवसर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।